बिहार के केस में तो दुनिया चल ही बिहार के कारण रही है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? बिहार के इतने कर्मठ युवा हैं कि देश के अंदर जितने भी कोस्टल एरियाज में आप किसी राज्य की प्रगति को उठाकर देखें, यहां पर जितना भी काम करने वाली क्लास है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे फिर वो लेबर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो फाइनेंसर है, वो सब बिहारी है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए सालाना है, प्रति व्यक्ति आय, जो कि राष्ट्रीय औसत की लगभग आधी है, 50% ही है। और तो और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स हैं, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे एवरेज इनकम हो या एजुकेशन हो, इन सभी मामलों में बिहार बहुत सारे राज्यों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। रिसेंटली बिहार देश के सबसे तेज तरक्की करने वाले राज्यों में पिछले ही साल देखा गया है। एवरेज ग्रोथ जीडीपी की जहां भारत 7.8 और 8.2 पर था, बिहार की ग्रोथ रेट 10% के आसपास देखी गई है। केंद्र अगर धन की मात्रा बढ़ा दे तो इस तरह से उस राज्य की ग्रोथ को लाभ होगा। यही आधार है बिहार के स्पेशल स्टेटस मांगने का। आज चर्चा है बिहार स्पेशल स्टेटस क्यों चाहता है, क्या इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए, इन्हीं प्रश्नों का आज के सेशन में जवाब दिया जाएगा। आज का सेशन पूरी तरह द हिंदू में आए हुए एक एक्सप्लेन्ड से है, जिसमें बिहार कॉल फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को एक्सप्लेनर में लिया है। बस मैं उसी को आपके आज के सेशन में तथ्यों के साथ और यहां पर आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है साहब? तो जैसा कि मैंने आपको इसके पीछे की गणित समझाई कि हाल ही में नीतीश कुमार जी विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग करते हुए देखे गए थे। अच्छा, एक चीज इसमें याद करिए, जेडीयू से अलाई तो बाद में हुआ एनडीए का कि ठीक है साहब चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी लंबे समय से ये मांगते रहे हैं कि हमें बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। ये स्पेशल स्टेटस होता क्या है, मैं थोड़ा सा पहले इसको डील कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आप इस चीज को समझ पाएंगे, है ना। हालांकि मैंने पहले भी पुराने सेशंस में जब आंध्रा का स्पेशल स्टेटस डिस्कस किया था तब भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं। देखिए है क्या कि भारत के अंदर वर्ष 1969 के अंदर 5वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस में यह देखा गया, 1969 फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन गाडगिल समिति की रिपोर्ट, ठीक है, यह देखा गया कि भारत में बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके पास या तो पॉपुलेशन ट्राइबल है या फिर टेरेन बड़ा ही डिफिकल्ट है। ट्राइबल पॉपुलेशन, टेरेन बड़ा डिफिकल्ट, इसका क्या लॉजिक हुआ? बोले वहां की डेमोग्राफी को देखते हुए, वहां की भौगोलिक व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहां पर आसानी से कोई भी उद्योग धंधा नहीं लग पाएगा। जैसे नागालैंड देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, बोले यहां पर डिफिकल्ट टोपोग्राफी, पहाड़ ही पहाड़ हैं, आसानी से माइग्रेशन संभव नहीं है। लोग यहां जो रह रहे हैं वो अपने एक पर्टिकुलर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि वो देश का हिस्सा हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, अगर इनके साथ में केंद्र सरकार कोई सहयोगात्मक रवैया रखे, कैसा रवैया, अब इसको ऐसे समझते हैं। देखो, आज भारत सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है ना, चाहे फिर आप स्वास्थ्य बीमा योजना देख लो, मतलब स्वच्छ भारत योजना देख लो, कोई सी भी योजना उठा करके आप आयुष्मान भारत देख लो, किसानों के लिए पैसे की योजना देख लो, है ना। आपके मन में जितनी भी प्रकार की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर आती हैं, तो उन स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है कि केंद्र के द्वारा प्रायोजित स्कीम्स में जनरली अगर हम बात करें एक साधारण राज्य की, साधारण राज्य से मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, ये वो राज्य हैं जिन्हें सरकार ने कोई स्पेशल लाभ नहीं दिया हुआ है। इन राज्यों के साथ क्या होता है कि भारत सरकार जब भी कोई योजना लॉन्च करती है तो 60% तो केंद्र सरकार उसका पैसा देती है और 40% राज्य से दिलवाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च करी, सरकार का खर्चा हुआ केंद्र सरकार का मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो 60,000 रुपया केंद्र सरकार वसूलेगी, खुद देगी, और 40,000 रुपया राज्य सरकार से लेगी। यह साधारण डायनामिक्स है जो फॉलो किया जाता है। अच्छा, लेकिन जो राज्य पहाड़ी राज्य हैं या फिर जहां मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन है वो मतलब इस तरह से है कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिन्हें अपना कल्चर इंटैक्ट रखना है, जो बहुत ज्यादा मतलब डेवलपमेंट के साथ में कदम ताल नहीं कर पाएंगे, उनको अपने एनवायरनमेंट के साथ रहना पसंद है, ऐसी जगह पर भी सरकार को अपनी योजनाएं चलानी है। अब चूंकि वहां की राज्य सरकारें पैसा कमाती ही नहीं है, कमाए कैसे, वहां पर कमाई के साधन नहीं है, तो कमाई नहीं है उन राज्यों की, तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के माध्यम से एक सुविधा दी जाती है। और वो सुविधा क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा 90% केंद्रीय योजनाओं का अपनी जेब से देना होता है और 10% उस राज्य से लेना होता है। अंतर समझे आप? जहां एक और
60 और 40 का रेशो चल रहा है, वहीं यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर चल रहा है 90 और 10 का रेशो। अब जब 90 और 10 का रेशो सुनेंगे आप कि कोई भी सरकारी योजना हो केंद्र की, उसे अपने राज्य में चलाना है और 90-10 के रेशो में चलाना है, 10% ही पैसा लगेगा, ऊपर से केंद्र देगा। इस स्पेशल स्टेटस की वजह से भारत के बहुत सारे राज्यों को बहुत लाभ हुए। वर्तमान में कुल 28 में से 11 राज्य हमारे ऐसे हैं जो कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में आते हैं। जनरली वो राज्य वो हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बसे हुए हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। स्पेशल स्टेटस के अंदर राज्य केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कुछ आर्थिक पैकेज भी दिए जाते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई कि साहब ये सुविधा केवल इसलिए दी जा रही है ताकि उस राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधार दिया जा सके। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको। सरकार में आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि केंद्र सरकार के पास आफ्टर ऑल पैसा कहां से आता है ना? ये बड़ा सवाल है। इंडियन पॉलिटी के अंदर जब आप फाइनेंस पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा टैक्स कलेक्शन किया जाता है। जैसे अगर आपने कभी किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाया है तो आप उस बिल को उठाकर देखें तो उसमें लिखा होता है CGST और SGST, यानी स्टेट जीएसटी का इतना, सेंट्रल जीएसटी का इतना और IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी का इतना, वो टैक्स लगा हुआ आता है। यानी कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा देश भर से पैसा टैक्स के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। तो जो केंद्र के पास भर भर के पैसा आता है ना, उस भर भर के पैसे को राज्य मांगते रहते हैं कि सर इस पैसे का करोगे क्या, हमें भी चाहिए। यही कारण है कि जो वित्त आयोग आया 14वें नंबर का, उसने केंद्र से कहा कि जो पैसा आप लोग इकट्ठा करते हो उसका 42% आप राज्यों को देंगे और बाकी बचा 58% आप खुद के साथ रखेंगे। तो केंद्र के पास 58% टोटल रेवेन्यू जो अर्जित किया है उसका रहता है और बाकी 42% राज्यों को दे दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारा, हर राज्य से जो आया उसका 42% उसको वापस कर दिया। ठीक है। बचे हुए 58% से ये वाला जो स्पेशल स्टेटस है ना, इसकी सेवा की जाती है। क्लियर है? 15वें वित्त आयोग ने हालांकि इस 42% को 41% कर दिया कि केंद्र सरकार अपने कमाए हुए धन में से केवल 41% ही राज्यों को देगी। यहां तक सब सारे फैक्ट क्लियर? अब आते हैं बिहार के ऊपर। तो स्पेशल स्टेटस अगर समझ में आ गया तो अब आपको बिहार में एंट्री करना आसान रहेगा। बिहार का कहना है कि हमारे पास में इस समय पर कैपिटा इनकम देश के औसत से सबसे कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए सालाना है, प्रति व्यक्ति आय, जो कि राष्ट्रीय औसत की लगभग आधी है, 50% ही है। ऐसी स्थिति में बोले हमें चाहिए कि केंद्र के द्वारा हमें आर्थिक मदद दी जाए। और तो और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स हैं, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे एवरेज इनकम हो या एजुकेशन हो, इन सभी मामलों में बिहार बहुत सारे राज्यों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अगर केंद्र द्वारा चालू की गई योजनाओं में केंद्र अगर धन की मात्रा बढ़ा दे तो इस तरह से उस राज्य की ग्रोथ को लाभ होगा। यही आधार है बिहार के स्पेशल स्टेटस मांगने का। चलिए ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि बिहार स्पेशल स्टेटस क्यों मांग रहा है। पहला, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। नंबर दूसरा, उनके यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है साहब, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत पुअर है। ठीक है साहब। एक और यहां पर कारण है और वो है पॉपुलिस्टिक अप्रोच। किस चीज की? राजनीति की, कि जनता को जो पसंद है वैसा खुश करने के लिए कहा जाए। जैसे जब इंडिया अलायंस चुनाव प्रचार में था तो उन्हें यह लगा कि बिहार में हम अपना प्रभाव कैसे ला सकते हैं, तो उन्होंने अनाउंस किया कि अगर हम केंद्र में आते हैं तो हम बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे। अब एक सवाल बनता है कि सर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने में केंद्र सरकार को दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही सवाल है। क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्या बिहार हमारे देश का अभिन्न हिस्सा नहीं है क्या? बिल्कुल है, अभिन्न हिस्सा है। तो फिर केंद्र ऐसा क्यों कर रहा है कि उसको पैसे की जरूरत है, उसको गरीब मार रहा है? देना चाहिए। बहुत सही पूछ रहे हैं आप। बिहार के केस में तो दुनिया चल ही बिहार के कारण रही है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? बिहार के इतने कर्मठ युवा हैं कि देश के अंदर जितने भी कोस्टल एरियाज में आप किसी राज्य की प्रगति को उठाकर देखें, चाहे महाराष्ट्र उठाकर देखें, चाहे गुजरात उठाकर देखें, चाहे आंध्रा उठाकर देखें, तमिलनाडु उठाकर देखें, यहां पर जितना भी काम करने वाली क्लास है, जी हाँ, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे फिर वो लेबर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो फाइनेंसर है, वो सब बिहारी है या उत्तर प्रदेश से है। अधिकांश उत्तर भारत के इन दो राज्यों से ही लेबर है जो हमारे कोस्टल स्टेट्स में काम कर रही है।
मतलब ये समझिए, जो पहाड़ी राज्यों पर कंडीशन लागू होती है कि वो जनजातीय राज्य हैं, वो लोग वहां से निकलना ही नहीं चाहते, वहीं बिहारी माइग्रेशन में सबसे टॉप पर हैं और इन्होंने संपूर्ण देश का निर्माण किया है। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि इन्हें स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता नहीं है। बिहारी केवल यह चाहता है कि मुझे बिहार में रोक कर काम दे दो, रोक कर काम दे दो। इसका मतलब बिहारी असल में बिहार में ऐसी सरकार चाहता है जो रूल ऑफ लॉ का काम करे। मैंने आप लोगों को बिहार के पिछड़े होने के ऊपर एक वीडियो डाला है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, देखिएगा अगर कभी समय मिले तो। उसमें मैंने प्रॉपर एनालिसिस बताया है कि बिहार के पिछड़ेपन में वहां की राजनीति का कितना बड़ा योगदान है। अगर राजनीतिक रूप से बिहार को स्थिरता कभी मिलती या ऐसी सरकारें होती जो अपने लोगों को बाहर जाने से रोककर अपने ही राज्य में संसाधनों के विकास में या फिर रूल ऑफ लॉ के माध्यम से, जो गुंडा राज है, जो छिनैती डकैती की घटनाएं हैं, जो कंपनीज को सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था उनके राज्य में चाहिए, अगर वो उपलब्ध कराने के प्रतिबद्ध होती तो आज बिहार इटसेल्फ में इतना बड़ा लेबर का पूल है, वो ना जाने क्या से क्या कर दिया होता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है, बिहार जब स्पेशल स्टेटस मांगता है तो केवल वो इन दो कारणों से नहीं मांगता है, उसके पास एक मजबूत कारण और भी है, और वो क्या है? बिहार का विभाजन। असल में वर्ष 2000 में, अगर मैं सही हूं तो 15 नवंबर वर्ष 2000, आप करेक्ट भी कर सकते हैं, जब बिहार राज्य से झारखंड राज्य निकल के बाहर हुआ। झारखंड बिहार का अधिकांश छोटा नागपुर क्षेत्र में जो भी मैदान, जो माइंस वाला एरिया था, जहां पर माइंस ज्यादा थी, उस वाले क्षेत्र को अपने साथ ले गया। झारखंड अपने साथ माइंस ले गया। माइंस की वजह से बिहार का जो असली रेवेन्यू सोर्स है वो झारखंड शिफ्ट हो गया। तो बिहार को इस चीज का बड़ा हमेशा संकट रहा, जैसे आंध्रा के केस में रहा कि आंध्रा से $200 बिलियन का सिटी हैदराबाद तेलंगाना ले गया, वैसे ही बिहार से पूरा इंडस्ट्री उठा करके झारखंड ले गया। अब झारखंड के द्वारा यह चीज जब ले जाई गई तो ऐसी स्थिति में बिहार का मानना यह है कि हमारे को स्पेशल स्टेटस देकर केंद्र अपनी योजनाओं में पैसा खुद दे दे तो हमारा राज्य चलने लगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। रिसेंटली बिहार देश के सबसे तेज तरक्की करने वाले राज्यों में पिछले ही साल देखा गया है। एवरेज ग्रोथ जीडीपी की, जहां भारत 7.8 और 8.2 पर था, बिहार की ग्रोथ रेट 10% के आसपास देखी गई है। इसका मतलब यह है कि बिहार में पोटेंशियल है, बस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति यह हो जाए और सरकार से ज्यादा वहां के यूथ की, वहां के उस व्यक्ति की जो अपना राज्य छोड़कर कहीं और जा रहा है, वो सरकार से यह डिमांड करे कि हमको कुछ और नहीं चाहिए, आप बस लॉ एंड ऑर्डर दे दो, ऑटोमेटिकली सारी की सारी व्यवस्थाएं राज्य में होने लगेंगी। मैं ऐसे बहुत सारे पूर्वांचल के और बिहार के अपने मित्रों के साथ रहा हूं और चर्चा रही है हमेशा, जहां पर यह बात आती है कि बहुत सारे छुटपुटिये प्रकार के जो अपराधी हैं वो बड़े बड़े सेठों को धमका करके कि हफ्ता वसूलने आएंगे, क्या बाबा आज आप नई गाड़ी खरीद लिए हैं, 10 लाख की गाड़ी खरीद लिए, हमको मिठाई नहीं खिलाइएगा। मिठाई क्या है, मिनिमम ₹1,00,000 आप हमको भेंट दीजिए तभी आप इस गाड़ी में घूम पाएंगे। अब वो छुटभैया ₹1,00,000 ले गया, कल को आप गाड़ी खरीदने से हिचक रहे हैं कि गाड़ी खरीद लिए तो किसी की नजर में आ जाएंगे, तो आप सोचिए गाड़ी नहीं बिक रही है वहां पे, हैं? आप उन क्षेत्रों को देखिए कि बहुत पैसे वाले लोग बाग हैं, बढ़िया व्यापार करते हैं, लेकिन जिएंगे काहे पे? एक छोटा से दुपहिया वाहन पर चल रहे हैं, खाने के नाम पर दाल रोटी खाकर पैसा जमा कर चल रहे हैं, और उस पैसे को वो किसी ऐसे राज्य में लगा दे रहे हैं जहां पर ये सिक्योरिटी है कि भाई चिंता की जरूरत नहीं, अगर कुछ होगा तो बस दाग दी फायर हो जाएगा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, वो किसी राज्य की प्रगति का बहुत बड़ा आधार है। और अगर राज्य की जनता ये डिमांड करने लग जाए कि हमको लॉ एंड ऑर्डर मजबूत चाहिए, बिहार से ही बनी थी ना गंगाजल करके फिल्म, अगर ध्यान से देखी हो आपने, हैं? अपहरण भी वहीं से बनी थी, जो बिहार की सच्चाई को दुनिया के सामने लाई थी, और गंगाजल भी वहीं से बनी थी कि कैसे एक सख्त पुलिस अधिकारी ने अपराध पर लगाम लगा दी थी। अगर रियल मायने में अपराधियों पर रोक लगाने का काम सरकार कर दे तो ऑटोमेटिकली जनता के पास इतना पैसा है कि वो अपने उद्योग धंधे लगाकर लोगों को रोजगार देने लगे। इस पर विचार करना अति आवश्यक है। अब बात आती है कि स्पेशल स्टेटस में बिहार का पलड़ा कितना भारी है। तो बिहार का पलड़ा राजनीतिक रूप से देखा जाए तो गठबंधन की सरकार को चलाने में तो बहुत बड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब केंद्र की सरकार बिहार के बिना चल नहीं पाएगी। जेडीयू 12 सीटें लेके साइड में हो जाए, कहे कि हम तो चल दिए साहब, क्योंकि हमें तो वहां पीएम पद भी दे रहे हैं इंडी वाले, और साथ में कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस भी देंगे। आपके साथ रह रहे हैं तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो